नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है टुडे में। तो हम देख रहे हैं जियोग्राफी में। देखिए, आज का टॉपिक है वर्षा। वर्षा क्या होता है, वर्षा के प्रकार देखना है, वर्षा को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं और किस प्रकार से वर्षा का डिस्ट्रीब्यूशन है वर्ल्ड लेवल पे। अर्थात वर्षा क्या है, इसके प्रकार, इसके कारक, इसे प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं और वितरण। इस चार टॉपिक को ही देखना है वर्षा में। सबसे पहले परिभाषा आप लिखेंगे, वर्षा क्या होती है। तो बोल रहा है वर्षा जब जल का संघनन होता है, जल है इसका संघनन होगा और संघनन के फलस्वरूप दो प्रकार से वर्षा हो सकती है, या तो जल के रूप में या तो ठोस के रूप में। अर्थात जो वायुमंडल में जल है, वायु में जो जल है, जल का एक संघनन होता है। संघनन के फलस्वरूप जल या तो तरल रूप में गिरे या तो ठोस रूप में गिरे, तो इसे क्या बोला जाता है, वर्षा बोला जाता है। जो नॉर्मल रेनफॉल है, यही जो आप देख रहे हैं बारिश हो रहा है, बारिश कैसे हो रहा है, तो सबसे बड़ा चीज है कि संघनन। संघनन के कारण ही बारिश होते हैं। अब सवाल है संघनन किस रूप में होते हैं। तो इसके भी दो प्रकार से संघनन हो सकते हैं। फर्स्ट नंबर पे संघनन या तो हिमांक के नीचे हो जाए, जो हिमांक है फ्रीजिंग पॉइंट अर्थात 0 के नीचे संघनन हो जाए, 0 डिग्री सेल्सियस के नीचे हो जाए तो ठोस रूप में वर्षा होती है। और यदि संघनन 0 डिग्री से ऊपर हो तो तरल रूप में होगा। जो जल है वायुमंडल में, इसका संघनन दो प्रकार से हो सकता है। या तो संघनन 0 डिग्री के नीचे हो जाए तो वह फिर जल तरल रूप में ना रह के ठोस रूप में होता है, अर्थात ओला हिमवृष्टि के रूप में बरसेगी जो जल है। दूसरा, 0 डिग्री सेल्सियस के ऊपर वर्षा, अर्थात संघनन हो 0 डिग्री सेल्सियस के ऊपर। वर्षा के लिए कंडीशन क्या है, कैसे वर्षा होगी, अर्थात शर्त। तो कुछ कंडीशन है वर्षा होने के लिए। हर जगह वर्षा नहीं होती है। अगर बारिश की बात करेंगे तो सभी जगह बारिश नहीं होती है। सबसे पहले वर्षा के लिए कुछ शर्तें हैं। क्या क्या शर्तें हैं। फर्स्ट नंबर पे वाष्पीकरण होना चाहिए जल का। जहां भी तापमान अधिक रहते हैं, तापमान अधिक होगा और जल हो, तापमान अधिक हो और जल हो। फॉर एग्जाम्पल के लिए मान लेता हूं ये बीकर है या फ्लास्क है। जब आप इसे गर्म करते हैं, स्टीम देके गर्म कर रहे हैं, तो इसका क्या रह रहा है, वाष्पीकरण होता है, बादल बन जा रहे हैं। जब जल है, जल को आप तापमान देते हैं, अधिक तापमान देंगे तो उस जल का क्या हो जाता है, वाष्प बनने लग जाता है। जल का जो वाष्प बन रहा है उसे ही बोला जा रहा है वाष्पीकरण। तो ध्रुव क्षेत्र में जो ठंडा क्षेत्र दिखाई दे रहा है, ग्रीनलैंड हो, आर्कटिक प्रदेश हो, साइबेरिया क्षेत्र हो, वहां पे तापमान कम है। कम होने के कारण वाष्पीकरण कम होते हैं, अर्थात वहां वाष्पीकरण होते ही नहीं है। मैं बोलूं सीधा सा, वाष्पीकरण कहाँ पे होता है, तो उष्ण क्षेत्र में हो रहा है या उपोष्ण क्षेत्र में, उष्ण या उपोष्ण क्षेत्र में। इसलिए वर्षा अधिक होती है उष्ण क्षेत्र या उपोष्ण क्षेत्र में। और शीतोष्ण क्षेत्र में वाष्पीकरण न होने के कारण, जो शीतोष्ण क्षेत्र है और शीत क्षेत्र है, वाष्पीकरण कम होता है। सबसे कम तो शीत क्षेत्र में है, यहाँ पे न के बराबर है, और शीतोष्ण क्षेत्र में होते हैं लेकिन कम होते हैं। तो पहला कंडीशन है कि जल का वाष्पीकरण होना चाहिए, फर्स्ट शर्त है। सेकंड में संघनन होना चाहिए। संघनन सबसे अहम फैक्टर होता है, वाष्पीकरण तो जरूरी है, संघनन भी होना चाहिए। थर्ड नंबर पे वायु में गति हो, वायु गति करे, समय के साथ जो है वायु भी गति करती रहे और अधिक ऊंचाई पे जाती रहे। जैसे वायु गति करेगी और ही ऊंचाई जाएगी। अगर ऊंचाई पे जाती है, जैसे जैसे ऊंचाई पे जाएगी और ठंडी होती जाएगी।
अर्थात वायु में तो गति हो, साथ साथ वायु ठंडी भी हो, क्योंकि जैसे जैसे वायु ऊपर में चढ़ती जाती है वैसे वैसे वह ठंडी होती जाती है, उसमें संघनन क्या है, बढ़ते जाता है। इसको एक डायग्राम से देखते हैं। ये वायु है और ये जल है। जो जल है, जल का वाष्पीकरण हुआ, ये पूरा वाष्प बने हुए हैं। वाष्पीकरण होने से वायु चढ़ रही है किसी धरातल के साथ ऊंचाई पे, और जैसे जैसे जाएगी यहाँ पे ये ठंडी होती जाएगी। तो वायु क्या कर रही है, वायु गति जो कर रही है, मतलब साथ साथ में जैसे जैसे ऊंचाई पे जा रही है वह ठंडी होती जा रही है। जैसे ठंडी हो गई है तो संघनन बढ़ते जाएगा, और अधिक संघनन होगा और वर्षा होंगे। लेकिन यहाँ पे सापेक्ष आर्द्रता ही बढ़ना चाहिए। जो 4th नंबर पे बात करूं मैं, सापेक्ष आर्द्रता। सापेक्ष आर्द्रता वायु में होनी चाहिए और ये समय के साथ बढ़े। अब ये चीज क्या है, सापेक्ष आर्द्रता तो रिलेटिविटी ह्यूमिडिटी है, एक शब्द होता है। होता क्या है, वायुमंडल है, मान लेता हूं मैं एक वायुमंडल है, वायुमंडल में जो जल है, तो वायु में जल होते हैं। अब ये वायु में जल है, इसकी आर्द्रता और बढ़े, अर्थात पहले से जो वायु है, ये वायु की एक क्षमता है आयतन में। तो वायु में कितना लीटर गैस है, अब जो जल है, जल किस रूप में है, वाष्प रूप में, अर्थात गैस रूप में है। तो पहले से वायु है, वायु का एक आयतन है, और गैस के रूप में क्या है, जल है। इसमें और अधिक गैस आ जाए, और अधिक क्या आ सकता है, गैस आ जाए। ये वायु पूरी तरीके से संतृप्त नहीं है, इसे संतृप्त होना होगा। संतृप्त क्या होता है, असंतृप्त। तो आर्द्रता संतृप्तता पर निर्भर करती है कि वायु पूरी तरीके से जल से भर जाए। जब तक वायु जल से नहीं भरेगी तब तक वर्षा भी नहीं होंगे। सापेक्ष आर्द्रता बढ़ना चाहिए समय के साथ। संतृप्तता क्या होता है, अगर आप गिलास में जल लें और उसमें नमक घोल दें या चीनी, जल प्लस चीनी, तो 1 लीटर जल ले रहे हैं और उसमें चीनी डाल रहे हैं, आप 50 ग्राम डाल दिया आपने, 100 ग्राम डाल दिया। लेकिन 1 लीटर जल में आप 5 किलो चीनी नहीं डाल सकते, क्योंकि वो चीनी घुलेगा ही नहीं। तो घुलने की क्षमता है, अर्थात पूरी तरीके से जल और चीनी से जब घुल जाता है, उसमें और अधिक चीनी आप नहीं घोल सकते। एक ही कंडीशन पे घुल सकता है थोड़ा सा और अधिक चीनी, जब आप उसे गर्म कर दें। ठीक इसी तरीके से जब वायु गर्म होती है तो उसकी संतृप्तता भी बढ़ती जाती है, और अगर इसे गर्म करेंगे आप तो इसमें और अधिक थोड़ा चीनी घोल सकते हैं। तो इसे ही बोला जाता है कि संतृप्त हो जाना। और असंतृप्तता की स्थिति में सापेक्ष आर्द्रता कम होगी, संतृप्तता की स्थिति में सापेक्ष आर्द्रता बढ़ती जाएगी। तो ये है 4 शर्तें हैं वर्षा होने के लिए। अब वर्षा के प्रकार देखिए, टाइप ऑफ रेनफॉल, कितने प्रकार के वर्षा होते हैं। प्रकार, किसके प्रकार देख रहे हैं, तो वर्षा के प्रकार होते हैं, कौन कौन से हैं। पहले यहाँ पे नाम देख लीजिए, हिमवृष्टि, हिमवृष्टि, वृष्टि अर्थात वर्षा, ओलावृष्टि, और एक है आपका जल वृष्टि। हिमवृष्टि क्या है, जब संघनन, किसका संघनन हो रहा है, जल का। जो जल है, जल का संघनन 0 डिग्री के नीचे हो जाए, 0 डिग्री सेल्सियस के नीचे। जो जल है उसका संघनन जब 0 डिग्री सेल्सियस के नीचे हो जाता है तो जल क्या है, तरल रूप में ना होके, तरल फॉर्म में ना होके सीधा ठोस फॉर्म में हो जाती है, तो इसे बोला जाता है हिमवृष्टि। तो देखते होंगे कश्मीर साइड या शिमला साइड बर्फबारी होती है, हिम के रूप में पतली पतली स्लेट गिरते रहती है। किसकी गिर रही है स्लेट, हुआ है बर्फ का एकदम पतला सा स्लेट। किस कारण से हुआ है, संघनन हुआ है 0 डिग्री सेल्सियस के नीचे हुआ है, अर्थात -5 डिग्री, -3 डिग्री, -10 डिग्री, इस तरीके से डिग्री सेल्सियस पे संघनन हुआ है। हिमवृष्टि
ये जल वृष्टि और हिम वृष्टि का दोनों मिश्रित रूप है। जल प्लस तरल, सॉरी ठोस। जो जल है तरल और ठोस दोनों फॉर्म में हो तो इसे बोला जाता है सहीम वृष्टि। ओला वृष्टि ये ठोस रूप में है। किस तरीके से ठोस फॉर्म में है ओला वृष्टि सहीम वृष्टि, इसको एक बार देख लेते हैं हम लोग। ये धरातल है, धरातल है, धरातल के नीचे की वायु ये है ठंडी और ये ऊपरी वायुमंडल है। तो ऊपर में क्या है, ऊपरी वायु है, ये वायु गर्म है। ये पूरा वायुमंडल, ध्यान से देखिए इस चीज को। सहीम वृष्टि ओला वृष्टि आपको अच्छे समझ में आएगा। धरातल जो है, धरातल के पास ठंडी वायु चल रही है, पूरा वायु क्या है, ठंडी वायु है। और ऊपर में जैसे आप ऊंचाई पे जा रहे हैं तो हम देख रहे हैं सहीम वृष्टि ओला वृष्टि। ये धरातल है, धरातल के नीचे की वायु है, पूरा वायु, यहाँ पे जो भी वायु रहेगी ठंडी वायु है। और धरातल में ऊंचाई पे ये गर्म वायु है। वायु क्या है, गर्म है। और क्या है, तो ऊपरी वायुमंडल। तो ऊपरी वायुमंडल है, धरातल के पास तो ठंडी वायु है और ऊपर में गर्म वायु है। यहाँ जो भी बादल बन रहे हैं, तो यहाँ जो भी बादल बन रहे हैं, ठीक है, जो भी बादल बन रहे हैं, वर्षा हो रही है। ऊपर में तो वर्षा हो रही थी तरल रूप में, वर्षा की बूंद गिर रही है नीचे। लेकिन जैसे वर्षा की बूंद नीचे गिरी तो नीचे ठंडी वायु थी। ऊपर में संघनन 0 डिग्री सेल्सियस के ऊपर किया था, अर्थात जो संघनन था 0 डिग्री सेल्सियस के ऊपर था जल का। तो वर्षा किस रूप में हो रही है, तरल रूप में हो रही है, लिक्विड रूप में है। जैसे ये ठंडी वायु जो धरातल से लगी हुई यहाँ से गुजरती है तो यहाँ पे 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे पे इसका संघनन हो जाता है। अर्थात संघनन दो तरीके से हो जाता है यहाँ पे। एक है 0 डिग्री सेल्सियस से ऊपर और दूसरा है 0 डिग्री सेल्सियस के नीचे। तो वायु का जब 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे संघनन हो जाता है तो ये जो तरल रूप में गिर रही थी, तरल फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म में गिर रही थी, अब ठोस फॉर्म में धरातल पे गिरेगी। तो इसे ही बोला जाता है सहीम वृष्टि। सहीम वृष्टि इसे ही बोला जाता है। और जब 0 डिग्री सेल्सियस से ऊपर में जो वर्षा हो रही थी तब किस रूप में था, जल वृष्टि के रूप में था। इस प्रकार सहीम वृष्टि और जल वृष्टि, इस प्रकार से सहीम वृष्टि क्या बोलेंगे, तो जल वृष्टि, और इस साइड में हिम वृष्टि का मिश्रित रूप है। अब ओला वृष्टि क्या होता है, इसमें जो जल के कण एक ठोस रूप में तो रहते हैं, किस रूप में रहते हैं, ठोस रूप में, लेकिन आकार बहुत बड़ा होता है। अचानक से वर्षा होती है, बड़े बड़े पत्थर गिरते हैं वर्षा के। किस फॉर्म में है, ओला वृष्टि। तो वायु क्या रह रही है, वायु संतृप्त हो रही है, इसमें जल का संघनन हुआ था। अब नीचे से एक वायु इस बादल को और ऊंचाई पे ले जा रही है, उठा रही है। किस तरीके से पवन चल रही है, ऊर्ध्वाधर पवन। एक पवन ऐसे चल रही है जो इस बादल को और अधिक ऊंचाई पे ले जा रही है। बादल यहाँ पहुंच गया और जब यहाँ से जल की बूंदें गिर रही है तरल रूप में, पहले ध्यान देना है, यहाँ से पहले जल की बूंदें गिर रही थी, ऊर्ध्वाधर पवन ने इस बादल को और ऊंचाई पे ले गया। अब यहाँ पे बादल पहुंच गया, फिर से तरल रूप में गिर रही है जल की बूंदें। जब तरल रूप में गिर रही है तो फिर से क्या कर रहा है, ऊर्ध्वाधर पवन फिर से ऊपर की ओर ऊंचाई पे ले जा रहा है, बार बार ऐसा कर रहा है। रिजल्ट है जो तरल की बूंदें थी, ये बूंद थी तरल की जल के रूप में, ये नीचे आ रही है, बड़ी होती जा रही है। अर्थात प्रत्येक बूंद पे, हर बूंद पे जल की नई नई परत चढ़ते जाती है और ये आकार बड़ा होते जाता है। ऊर्ध्वाधर पवन के कारण ऐसा हो रहा है और अंत में 0 डिग्री के नीचे इसका संघनन होता है धरातल के पास। तो 0 डिग्री सेल्सियस के नीचे धरातल पे संघनन हो जा रहा है और कण का रूप बढ़ते जा रहा है समय के साथ, यही कहलाता है ओला।
तो ओला में ऊर्ध्वाधर पवन का सबसे बड़ा अहम योगदान होता है कि ऊंचाई पर पवन को ले जा रहा है, बादलों को ले जा रहा है ऊर्ध्वाधर पवन, बादलों को बार बार ऊंचाई पे ले जा रहा है, बूंद को बार बार ऊंचाई पे ले जा रहा है। और जब भी तरल रूप में गिर रही है, जब भी तरल रूप में गिर रही है तो इस पे बार बार जल की एक नई परत चढ़ते जाती है, नई परत चढ़ते जाती है, और अंत में ऐसा होता है कि 0 डिग्री सेल्सियस के नीचे उसका संघनन हो जाता है, तो कण का आकार बढ़ जाता है और ओला के रूप में वृष्टि होती है। इसे बोला जाता है ओला वृष्टि। थोड़ा पॉज करके वीडियो देखिएगा। ओला वृष्टि। अब यहाँ पे हमको देखना है जो वर्षा होती है, वर्षा किस प्रकार से होती है, प्रकार देखना है। तो इससे पहले क्या देख रहे थे आप? रूप देख रहे थे, अब प्रकार देख रहे हैं। प्रकार में कितने प्रकार की वर्षा होती है, वर्षा कैसे होती है, उसके प्रकार कितने टाइप की वर्षा है। सबसे पहले बोलेंगे जो है संघनन पर्वत की वातावरण। ये 3 प्रकार से वर्षा होती है, संघनन के द्वारा वर्षा, पर्वत वर्षा या वाताग्र वर्षा। 3 ही प्रकार की वर्षा होती है। देखिए संघनन से वर्षा कैसे होती है कि बादल हैं, वायु गर्म होकर ऊपर उठती है, बादल बनाती है। अगर वायु है तो वायु गर्म होके हल्की हो जाती है, हल्की होने से ऊपर की ओर उठती है, ऊपर उठी। वायु सबसे पहले क्या हुई? गर्म हुई। वायु गर्म होने से हल्की हो गई, हल्की होने से ऊपर उठी, ऊपर उठी तो वायु में क्या रहता है? जल रहता है, उसका संघनन हो जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेज में संघनन हो जाता है, संघनन के द्वारा वर्षा होती है। इस तरीके की वर्षा कहाँ पे होती है? विशेष रूप से भूमध्य सागर में, भूमध्य सागर क्षेत्र में, सॉरी भूमध्य रेखा में। इस प्रकार की वर्षा कहाँ पे होती है? ये बोलेंगे जो भूमध्य रेखा क्षेत्र है, अर्थात 0 डिग्री से लेके 5 डिग्री तक। इस अक्षांश पे संवहनीय वर्षा होती है। साथ साथ में जितने भी महाद्वीप हैं, ये बड़ा सा देश होगा, उसके आंतरिक भाग में होगा। हमेशा याद रखना है, महाद्वीपों के आंतरिक क्षेत्र में जिस तरीके की वर्षा होती है तो संघनन वर्षा है। दोपहर के बाद, इस वर्षा की विशेषता क्या है? हर दोपहर के बाद बादल छाते हैं, वर्षा होती है। तो भूमध्य रेखा क्षेत्र में और आंतरिक क्षेत्र में भी अचानक से जो आपको दिखाई देता है दिल्ली में कि गर्मी में बादल छाए और वर्षा हुई, तो कैसे होगा? दिल्ली बीच में है, भारत एक बड़ा देश है, तो आंतरिक क्षेत्र है, दिल्ली आंतरिक क्षेत्र में स्थित होने के कारण संघनन के द्वारा वर्षा करता है। और भूमध्य रेखा में हमेशा 365 दिन वर्षा होते रहते हैं। 365 दिन वर्षा होती है। दोपहर के बाद बादल बनते हैं, वर्षा होती है और घनघोर वर्षा होती है। इसकी विशेष खूबियत है कि कुछ ही मिनट के लिए, घंटे के लिए होता है, लेकिन बहुत तीव्र गति से होता है। तो संघनन वर्षा। पर्वत वर्षा क्या है? तो पर्वत अर्थात ऊंचाई के साथ जैसे जैसे वायु गति करती है वह संघनित हो जाती है, और कोई बीच में अगर पर्वत आ जाए तो उसी के मार्ग में वर्षा होती है। जैसे ये है एक पर्वत है, मान लेता हूँ पश्चिम घाट है, भारत का पश्चिम घाट जो पर्वत है यह हिमालय है। मान लेते हैं कि जो बादल है वो गति कर रहे हैं, एक ऊंचाई आ जा रही है इसके सामने में, अचानक से ही मान लेते हैं 5 किलोमीटर का एक दीवार आ गया। अब वायु मजबूर हो गई दीवार के साथ चढ़ने पे। ये दीवार क्या है? पर्वत है। तो पर्वत के साथ में वायु चढ़ रही है, जैसे जैसे ऊंचाई पे जाएगी ठंडी हो जाएगी, संघनन और बढ़ते जाएगा, तो वर्षा होगी। इस क्षेत्र में तो खूब वर्षा होगी, लेकिन यहाँ पे वर्षा ना के बराबर होती है। तो ये पर्वत का सामने वाला क्षेत्र जहाँ वर्षा होती है तो पवनाभिमुखी कहलाता है, और ये पवनाभिमुखी कहलाता है। अर्थात पवन की ओर जो पर्वत है इसकी दीवार जहाँ पे वर्षा होती है तो ढाल पे यहाँ वर्षा होगी, और इस ढाल पे वर्षा कम होती है क्योंकि यहाँ पे पवन उतर रही है नीचे की ओर। पवन नीचे के उतरने के बाद गर्म हो जाती है। देखिए यहाँ पर पवन क्या चल रही है तो ठंडी रहेगी, ऊपर की ओर चढ़ेगी तो ठंडी होगी, और इस साइड पवन नीचे उतर रही है, गर्म हो जा रही है, तो संघनन नहीं हो पाता है। रिजल्ट क्या रहता है कि ये वाला क्षेत्र पवनाभिमुखी क्षेत्र है, तो यहाँ पे अनावृष्टि होती है, वर्षा बहुत ही कम होते हैं। तो पर्वत क्षेत्र जहां भी पर्वत मिलेंगे और सामने हो
अब यहाँ पे एक एग्जाम्पल होता है कि अरावली में वर्षा क्यों नहीं होते हैं, राजस्थान में शुष्कता क्यों रह जाती है अरावली पर्वत होने के बाद भी। ये अरावली है, देखिए अरावली है। अब अरब सागर से जो पवन आ रही है, अरावली पर्वत समानांतर में है। अर्थात अगर इस अरावली को मैं ऐसे कर देता सीधा, तो यहाँ पे ये रोक लेती पवने को और वर्षा कराती, क्योंकि पवन समुद्र से आ रही है तो वर्षा कराती है। लेकिन अरावली है कैसे, समानांतर रूप में, पैरेलल रूप फॉर्म में है। ये पर्वत है तो ये क्या चल रहे हैं, आपके पवन चल रहे हैं। रिजल्ट ये रहता है कि अरावली पर्वत समानांतर होने के कारण वर्षा नहीं करा पाते हैं। अगर इसको सीधा कर दिया जाता या कोई और दूसरा पर्वत रहता इस तरीके से, तो वर्षा करा सकती थी। जैसे ऐसे टकराती और ऊंचाई के साथ चलती, वर्षा होती। वातावरण चक्रवात के द्वारा वर्षा, ये कहाँ पे होते हैं, तटों के पास होते हैं, चक्रवात के रूप में होती है। वायु को ऊपर उठा रहा है चक्रवात और अधिक ऊंचाई पे ले जाता है, संघनन होता है। संघनन होने के फलस्वरूप क्या है, वर्षा होते हैं। कुछ इस तरीके से इसका एक सेक्शन मैंने आपको दिखाया था। जो बादल है ऐसे ऊंचाई के साथ चल रहे हैं, यही चक्रवात है। और यहाँ तक पहुंच जाएंगे, लगातार अधिक ऊंचाई पर जाने के बाद संघनन होता है, धरातल पर वृष्टि के रूप में वर्षा होती है। बहुत तीव्र वर्षा होती है, लेकिन तटों के पास होती है वर्षा। और जैसे ही चक्रवात धरातल पे पहुंचता है तो समाप्त हो जाता है, क्योंकि इसका वाष्पीकरण नहीं हो पाता है, जल नहीं मिल पाते हैं। चक्रवात बनता है कैसे, वाताग्र के द्वारा बनता है। तो वाताग्र कैसे रहते हैं, कुछ टेढ़े आकार के रहते हैं इस साइड। तो गर्म पवन ऊपर उठ रही है और ये ठंडी हो जाएगी, और नीचे क्या रह रही है, ठंडी पवन आ रही है। अर्थात गर्म पवन को ऊंचाई पे ले जाए और ठंडी पवन नीचे आए, तो ऐसे करके एक सर्कल के आकार का जो बनता है आपको डायग्राम, वृत्ताकार या अंडाकार, इस तरीके का डायग्राम बन रहा है। इधर देख लीजिए, चित्तौड़ कटिबंध चक्रवात, कटिबंध चक्रवात आप पढ़ लेंगे तो उसमें मिल जाएगा। फिर भी जो वाताग्र है, वाताग्र के द्वारा ही क्या रहते हैं आपके चक्रवात बन रहे हैं। ऐसे करके चक्रवात बनेगा। कुल मिला के गर्म वायु है और ठंडी वायु नीचे की ओर उतरती है। यही है आपका चक्रवात। घनघोर वर्षा होती है, कहाँ पे हो रही है, तो बोलेंगे तटों के पास, समुद्र तट, कोलकाता हो, ढाका हो, मुंबई हो, वहां जो वर्षा हो रही है चक्रवात के द्वारा ही वर्षा हो रही है। पर्वत क्षेत्र में वर्षा कहाँ है, पश्चिम घाट वाले क्षेत्र में, या जहाँ भी पर्वत होंगे, जैसे रॉकी पर्वत है, हिमालय से भी टकराते हैं, जो बंगाल की खाड़ी से पवन आ रही है। और उसको भी देख लीजिए, भारत में देखना वर्षा कैसे हो रही है। देखिए एक रफ डायग्राम है ये पूरा भारत है, दो पोर्शन है, उत्तरी भारत, दक्षिणी भारत। अब ये जो है पर्वत है, इसके दोनों साइड अरब सागर, बंगाल की खाड़ी है, पूरा हिंद महासागर का क्षेत्र है। तो क्या चल रहे हैं, पवन चल रही है। पवन कैसे चल रही है, तो अपने साथ वायु को ला रही है। तो वायु ला रही है पवन। ये पवन पूरी तरीके से किस तरीके से आर्द्र पवन है। जैसे आर्द्र पवन जा रही है तो ऊपर में हिमालय मिल रहा है, ये पूरा पर्वत मिल रहा है। तो हिमालय पर्वत मिल रहा है, हिमालय पर्वत के साथ टकरा के क्या हो रहा है, वर्षा हो रहे हैं। अब चाहे इस साइड से आए, अरब सागर से आए पवन, सीधा जा रही है हिमालय से टकरा रही है, या बंगाल की खाड़ी से जा रही है हिमालय से टकरा रही है, तो पूरा का पूरा क्षेत्र में वर्षा होगी। खूब वर्षा होंगे इस वाले क्षेत्र में, या नॉर्थ ईस्ट वाले क्षेत्र में। ये पूरा पर्वत है। लेकिन वही जैसे जैसे ये भारत के आंतरिक भाग में चली जाती है, जैसे कि ये वाला पूरा पृष्ठ है, तो दिल्ली एनसीआर वाला, पंजाब वाला क्षेत्र में जा रही है, तो यहाँ पे क्या हो गया, आपका शुष्कता बढ़ते जा रहा है, क्योंकि इसमें आर्द्रता कम होती गई। जो वायु थी, वायु में आर्द्रता कम होती गई, तो वायु में आर्द्रता कम होती गई। और आंतरिक भाग में जैसे पवन आगे बढ़ती है इस ओर, पाकिस्तान की ओर, तो वर्षा की मात्रा क्या होती जाती है, अब कम होती जाती है। वर्षा कम होते जा रहे हैं जैसे जैसे अंदर की ओर बढ़ रहे हैं। और जो अरब सागर से आ रहा है, तो पश्चिम घाट दीवार बन रहा है,
उस बादल को उठा रहा है, वर्षा करा रहा है। तो इस तरीके से यह पर्वतीय क्षेत्र और वर्षा होती है। अगर समुद्र तट के पास रहेंगे, मतलब कुछ फैक्ट देखें क्या क्या हुआ आखिर। बोल रहा है समुद्र के पास खूब वर्षा होगी, प्रभावित करने वाले कारक नहीं। समुद्र तट हो, समुद्र तट के पास वर्षा होगी, समुद्र तट से दूर जाएंगे वर्षा कम हो जाएगी। जैसे पूरे क्षेत्र में तट के पास खूब वर्षा होगी, यहाँ पे खूब वर्षा होंगे इस साइड, लेकिन तट से दूर जाएंगे तो आंतरिक भाग में यहाँ वर्षा कम होगी, इस साइड वर्षा कम होती जाएगी। तो समुद्र तट के पास वर्षा हो। पूरा भूमध्य रेखा के पास है या दूर है? भूमध्य रेखा के पास तापमान अधिक रहता है और यहाँ वाष्पीकरण अधिक रहता है, तो अधिक आर्द्रता रहता है, यहाँ पे खूब वर्षा होगी। भूमध्य रेखा से दूर ध्रुव की ओर जाएंगे तो तापमान कम हो जाता है, वाष्पीकरण क्या रहता है, वहां होते नहीं है, इसलिए वर्षा कम होगी। तो भूमध्य रेखा के पास, उसके नजदीक और थोड़ा थोड़ा ऊपर जाने वर्षा होते हैं। उसके और ऊपर चले जाएंगे ध्रुव क्षेत्र की ओर तो वर्षा कम हो जाती है। फिर पूरा पर्वत है कि नहीं है, धरातल की आकृति कैसी है, पर्वत होगी तो समानांतर रूप में ना हो, समानांतर रूप में या सीधी रूप में होने चाहिए, तो फिर पर्वत वाले क्षेत्र में वर्षा होती है। और इसके साथ में क्या हो रहा है, तो ऊंचाई, ऊंचाई भी फैक्टर कर रहा है। ये ऊंचाई भी होनी चाहिए। अगर जो क्षेत्र जितना अधिक ऊंचा है तो वहां पे किस तरीके की वर्षा होने की संभावना है, संघनन के द्वारा वर्षा होगा। तो ये कुछ फैक्टर है। बस आज के लिए इतना ही था। वीडियो पॉज करके देखिएगा। वर्षा, वर्षा के टाइम से प्रभावित करने वाले कारक। बने रहिए तब तक के लिए। टू डू है इसमें, चैनल लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए।